मेरा आवाज आप लोगों तक आ रहा है क्लियर? वॉइस मेरी आ रही है या नहीं? वीडियो आप लोग को सही दिख रहा है या नहीं, एक बार कंफर्म करो। अगर सब कुछ क्लियर है तो ग्रुप में एक मैसेज कर देना कि क्लास चालू हो गए हैं करके, तब तक हम लोग कुछ बातें करते हैं। यस चलिए, सर, दिख अभी तक हम लोगों ने अर्थव्यवस्था में कल के डेट में, हाँ ठीक है। चलिए, तो कल हम लोगों ने क्या किया, जनसंख्या टॉपिक को कंप्लीट किए है ना। सभी को नमस्कार, सभी को जय जोहार, है ना। तो बोलना ही भूल गए थे, आज आप लोग को विश करना। चलिए ठीक है ना, सभी को जय जोहार। अभी तक हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ टॉपिक कंप्लीट किया है ना, और सीक्वेंस वाइज हम लोग टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हैं, और आई होप आप लोग को सभी को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो कल जनसंख्या टॉपिक कंप्लीट किए हैं, और जनसंख्या के बाद हमारा जो कुछ टॉपिक बचा है वो टॉपिक है हमारा फिलहाल जो स्टार्ट करेंगे, कृषि। ठीक है, इस कृषि टॉपिक पे बात करेंगे, और कृषि टॉपिक पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग 2 दिन कम से कम। तो कृषि टॉपिक के अंतर्गत अपने को पढ़ना क्या है, अगर मेजरली देखा जाए तो भू सुधार कानून, इस पे चर्चा करेंगे थोड़ा क्या है। इस भू सुधार कानून के बाद हम लोग बात करेंगे हरित क्रांति पर। हरित क्रांति के बाद हमारी बात होगी पीडीएस पर। पीडीएस के बाद जो हम बात करेंगे उस पे करेंगे एमएसपी पर। एमएसपी के बाद हमारा जो बात होगा वो हम करेंगे थोड़ा सा कृषि ऋण पर। और अन्य अवधारणा जो बचेंगे, अन्य बातें, उस पर भी बात करेंगे हम लोग इसके तहत। तो कृषि टॉपिक के अंतर्गत अगर मेजरली अपने को देखा जाए तो इस सब टॉपिक के अंतर्गत हम लोग कृषि को कंप्लीट करेंगे। सामान्य बातें, और सामान्य बातें के बाद भू सुधार कानून, हरित क्रांति, पीडीएस क्या होता है उसकी बात करेंगे। साथ में एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, कैसे निर्धारण किया जाता है, इन सब पर बातें करेंगे। साथ में फिर कृषि ऋण वगैरह के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और फिर लास्ट में कुछ अवधारणा है, जैविक कृषि, फसल चक्र वगैरह, इस सब पर भी बात करेंगे, है ना जी। तो इन सब पर बात करेंगे, और ये हमारी क्लास आज की कृषि की, आज कल देखते हैं, कल में कंप्लीट हुआ तो मेरी शायद कल से परसों भी थोड़ा बहुत इसका टॉपिक बच जाएगा। चलिए, तो इन सब टॉपिक में अपने को कंप्लीट करना है कृषि वाला टॉपिक। सामान्य बातें, इसके अंतर्गत कुछ बात करेंगे, कुछ फैक्ट है उसकी बात करेंगे। चलिए, एक और टॉपिक अगर मैं लिख दूंगा तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, फसलों का स्वरूप, इस पर भी थोड़ा बात कर लेंगे। फसलों का स्वरूप, ये भी एक टॉपिक है, समझिए सब टॉपिक, इस पर भी बात करेंगे। आप लोग के लिए होमवर्क है यहाँ पर, ट्राइफेड और नाफेड, ये दोनों है क्या। ट्राइफेड और नाफेड ये दोनों है क्या, और एफसीआई इसकी स्थापना कब हुई थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन तीनों को आप लोग को देखना है कि है क्या। क्लियर, ये आप लोग का होमवर्क है, ट्राइफेड, नाफेड और एफसीआई, इनके बारे में, इनकी स्थापना कब हुई है और इनका उद्देश्य क्या है। ये 2 पॉइंट आप देख लेंगे और अपने नोट्स में उसको लिख कर रखेंगे इस टॉपिक पे। चलिए, बात करते हैं हम लोग कृषि की, और कृषि की बात करते हुए सामान्य बातें पर आते हैं, है। देश की बात होती है तो भारत देश को बोला जाता है क्या, भारत देश को बोला जाता है कि हमारी जो यह देश है, यह क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। क्या बोला जाता है भारत को, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा बोला जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है।
है कि नहीं। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स आपको माइंड में रखना है कि ऐसा क्यों बोला जाता है। सामान्य बातें के अंतर्गत मैं बता रहा हूं कि भारत देश को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था क्यों बोला जाता है। तो देखो, जब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की बात होती है तो वह ऐसा है क्योंकि बोला जाता है कि विश्व में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि, विश्व में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि अगर देखा जाए, कृषि योग्य भूमि, तो बोला जाता है यह भारत के पास है। भूमि किसके पास है? भारत के पास है। तो विश्व में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किसके पास है? भारत के पास है। इसकी बात की जाती है। दूसरा बोला जाता है यदि हम भारत की बात करें तो 176 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि भारत के पास है। याद रखिएगा, एक डाटा इसको याद रखिएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? कितना हेक्टेयर भूमि है? 176 लाख, 176 लाख हेक्टेयर भूमि भारत के पास कृषि की है। अगर टोटल भूमि कितना है कृषि की भूमि बात की जाए तो उसका एक डाटा है, कितना है? 176 लाख। अगर बात किया जाए तो भारत में कुल रोजगार में 48% रोजगार वर्तमान में ना, ये वर्तमान की बात है। कुल रोजगार में 48% रोजगार कौन प्रदान कर रहा है? वर्तमान में कृषि क्षेत्र में लोग क्या है? कृषि क्षेत्र प्रदान कर रहा है। मतलब आप बोल सकते हो कि 48% जो हमारे वर्कर हैं, है ना, काम काज करने वाले उम्र के जो लोग हैं वो अभी किस पर डिपेंड है? कृषि पर। कृषि पर क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। इसलिए बोला जा रहा है क्या कि भारत में कुल रोजगार में 48% रोजगार वर्तमान में किसकी है? कृषि का है। इसको मैं सेंटेंस को लिखने में थोड़ा सा ही कर दिया, आप सेंटेंस कुछ दूसरा लिखिएगा इस टाइप से कि भारत में कुल रोजगार में 48% रोजगार वर्तमान में कृषि क्षेत्र का है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, कृषि क्षेत्र का है। लेकिन याद रखिएगा, इसी को अभी स्वतंत्रता के समय अगर पूछ दिया तो याद रखिएगा स्वतंत्रता के समय ये था 75%। कितना था? 75%। मतलब भारत का जो टोटल जो रोजगार था उसमें 75% योगदान किसका था? हमारा कृषि का था। लेकिन अब ये कम हो गया, कितना है? 48%। इसी तरह अगर जीडीपी की बात करें, कृषि का जीडीपी में योगदान कितना है वर्तमान की, तो कृषि का जीडीपी में, तो याद रखिएगा जीडीपी जैसा कि आप लोग सब जानते हो क्या होता है, समझा चुका हूं पूरा मैं। तो जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग 17%। कितना? 17%। और ये अगर स्वतंत्रता की बात किया जाए तो ये 70% था। स्वतंत्रता के समय की बात किया जाए तो एक्यूरेट डाटा 69.9, लेकिन आप इसको 70 मान सकते हो। कितना परसेंट? 70% लगभग, है ना। कब था? स्वतंत्रता के समय था। वर्तमान में कितना है? लगभग 17% इसका जीडीपी में योगदान है। पहले ज्यादा था, 70% था जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय, और तब से लेकर अब धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है? जीडीपी में इसकी जो योगदान है कृषि का ये कम होते जा रहा है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि भारत में कृषि क्या है? तो उद्योगों का आधार है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? कृषि क्या है? उद्योगों का आधार है। उद्योगों का आधार है, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उद्योगों को कच्चा माल, अधिकांश उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। उद्योगों को कच्चा माल या रॉ मटेरियल किससे प्राप्त होता है? कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा। और साथ में कृषि का योगदान देखा जाए तो क्या बोला जाता है? यह देश की खाद्य आवश्यकताओं को क्या कर रहा है? पूरी कर रहा है। देश की खाद्य आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। तो ये कुछ कारण है जिसके वजह से क्या बोल दिया जाता है कि हमारा जो भारत देश की अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है करके। जिससे मैं कुछ फैक्ट बता दिया और ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्यों ऐसा बोला जाता है कि सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किसके पास है? हमारे देश में है। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो पूरे विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किसके पास है?
भारत देश के पास है। अगर डाटा वाइज देखोगे, आंकड़ा के वाइज, तो कितना 170 लाख हेक्टेयर के आसपास है ना, कितना है 170 लाख हेक्टेयर के पास है। जीडीपी में अगर इसकी योगदान की बात करें तो वर्तमान में कितना है, लगभग 17%। जो स्वतंत्रता के समय हमारा कितना था, 69.9 या 8 कहीं कहीं भी लिखा मिलेगा, उतना भी था, ठीक है, लगभग इसको 70 बोला जाता है स्वतंत्रता के समय का, तो थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर रोजगार की बात करें तो वर्तमान में 48%, 48% रोजगार ये प्रदान करता है, जो स्वतंत्रता के समय कितना था, 75%। तो यहां से देखो, इसी से आपको पता चलता है कि हमारा कृषि वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, दबाव से पूरा दबाव है उस क्षेत्र में। कैसे दबाव है अभी बात करेंगे उसका। और साथ में मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बात करें तो देश की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उद्योगों का क्या है, आधार है। क्यों? क्योंकि उद्योगों को कच्चा माल प्रोवाइड कराता है। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से क्या बोला जाता है कि हमारी जो भारत देश है यह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। याद रखिएगा, अभी भी ऐसा नहीं है, पहले था, अभी भी बोला जाता है, अभी भी है, आने वाले अभी कई सालों तक रहेगा। अभी समय इसको आगे बढ़ने में, जब उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था बोलेंगे, अभी वो समय नहीं आया है। इतना बात क्लियर हुआ आपका सामान्य बातें में? तो कुछ फैक्ट है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। देखो, मैं बात कर रहा हूं, मैं बोला क्या, अगर स्वतंत्रता के समय देखा जाए, स्वतंत्रता के समय अगर बात किया जाए तो स्वतंत्रता के समय क्या था, जीडीपी में योगदान कितना था, तो बोला जा रहा है कितना, 70%, ठीक। और इस पर निर्भर लोग थे, निर्भर कितने लोग थे, तो 75% लोग। तो 75% लोग निर्भर थे और 70% अपना जीडीपी में क्या कर रहा था, योगदान भी दे रहा था। तो बैलेंस था उस समय, बढ़िया, अच्छा खासा, ठीक है। मतलब अगर देश की 75% आबादी कृषि के ऊपर निर्भर है, लेकिन निर्भर तो है, लेकिन साथ में क्या कर रही है, देश के कुल उत्पादन का 70% उत्पादन भी कर रही है। लेकिन वर्तमान में क्या है ये, अगर वर्तमान की बात देखा जाए तो वर्तमान में क्या बोला जा रहा है कि भाई इसका जो जीडीपी में योगदान है वो मैं कितना लिखा, लगभग 17%। लेकिन आबादी अभी कितनी निर्भर है, 48%। तो उत्पादन कम कर रहा है लेकिन निर्भर ज्यादा लोग हैं। इसीलिए बोला जाता है कि यह क्षेत्र हमारा क्या है, दबाव का शिकार है करके, दबाव से ग्रसित क्षेत्र है। कौन? कृषि क्षेत्र। प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, बाद में बात करेंगे हम लोग कि दबाव से ग्रसित क्षेत्र है। तो सामान्य बातें के अंतर्गत मैं ये बात किया, और इसी सामान्य बातें के अंतर्गत मैं थोड़ा सा किसानों का वर्गीकरण कर रहा हूं। किसानों का वर्गीकरण, हमारे भारत में जो किसानों का वर्गीकरण है ना, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। देखो, किसानों का वर्गीकरण जब किया जाता है तो एक को बोला जाता है क्या, भूमिहीन किसान। भूमिहीन किसान। भूमिहीन किसान के बाद दूसरा जो कैटेगरी है किसान का, उनको बोला जाता है क्या, सीमांत किसान। कौन से किसान? सीमांत किसान। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका क्या, लघु किसान। लघु किसान। लघु किसान के बाद जो आते हैं वह आपके क्या, मध्यम किसान। मध्यम नहीं, अर्ध मध्यम किसान। कौन सा किसान? अर्ध मध्यम। अर्ध मध्यम के बाद जो आता है उसको बोला जाता है आपका क्या, मध्यम किसान। और मध्यम किसान के बाद जो श्रेणी होती है उसको बोला जाता है बड़े किसान। तो किसानों को जो वर्गीकृत किया जाता है हमारे देश में, उसका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से होता है। क्या, भूमिहीन किसान, सीमांत किसान, लघु किसान, अर्ध मध्यम किसान, मध्यम किसान और बड़े किसान। अब बात यह आता है कि भूमिहीन किसान तो चलो समझ में आ रहा है, जिनके पास भूमि नहीं होती, जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं होती। स्वयं की भूमि नहीं होती इन द सेंस क्या, ये क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, दूसरे की जो भूमि होती है, कृषि भूमि, उसको अध्या पे, ठेका पे लेकर बोते हैं, है ना। ऐसे किसानों की भरमार है हमारे देश में।
बहुत ज्यादा है इनकी तादाद। दूसरा जो बोला जाता है क्या, सीमांत किसान। तो सीमांत किसान उनको बोला जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर तक भूमि है। 1 हेक्टेयर तक की क्या है, भूमि है ना। और आप लोग को पता होगा 1 हेक्टेयर इक्वल टू क्या होता है, 2.6 एकड़। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.6 एकड़, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में जो भूमि का मापन होता है वो एकड़ पे होता है, कई जगह बीघा बिस्सा भी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ एकड़ पे होता है। तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है, 2.6 हेक्टेयर। तो बोला जा रहा है कि भाई जिनके पास 1 हेक्टेयर तक भूमि है उनको क्या बोला जाता है, सीमांत किसान। उसके बाद बोला गया 1 हेक्टेयर टू 2 हेक्टेयर तक, जिनके पास 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक की भूमि होती है उनको क्या बोल दिया जाता है, लघु किसान। 2 हेक्टेयर से लेकर कहां तक, 4 हेक्टेयर तक, इनको क्या बोल दिया जाता है, अर्ध मध्यम किसान। इसी प्रकार 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर तक के जो भूमि रखे रहते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है, मध्यम किसान। और जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि होती है, 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि होती है, इनको बोला जाता है क्या, बड़े किसान। ठीक। अब याद रखिएगा ये तो किसानों का वर्गीकरण हो गया, लेकिन बोला जाता है कि कुल किसान में, टोटल किसान में, ये जो भूमिहीन और सीमांत किसान है, अगर ये अपने आप में भारत के टोटल किसान को 100% मान लो, तो बोला जाता है भारत के कुल किसानों में से लगभग 75 to 80% किसान कौन है, भूमिहीन और सीमांत किसान है। मैं गरीबी में भी आपको बताया हूं। और इनके पास कुल भूमि का कुल कृषि भूमि है, कुल कृषि भूमि का कितना है, 29% है। थोड़ा सा देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 80% किसानों की संख्या कौन है हमारे देश में, भूमिहीन और सीमांत किसान है, जिनकी टोटल आबादी कितनी है, 80% के आसपास है। कहीं पर 75 भी मिलता है, कहीं पर 75 भी मिलता है। मतलब ये समझो कि अधिकांश आबादी जो है वो क्या है, भूमिहीन और सीमांत किसान की है। और यही जो टोटल किसान के 80% किसान है, इनके पास अगर कुल भूमि का देखोगे तो वो कितना है, मात्र 29%। और यही वो किसान है जो भारत में क्या है, गरीबी का मार झेलते हैं, जिनका सबसे अधिक शोषण होता है ना, जिनको संस्थागत ऋण की प्राप्ति नहीं होती, जो साहूकारों महाजनों के पास ऋण जाल में फंसे रहते हैं। तो ये एक डाटा है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, आप कहीं पर पॉइंट को इसके नीचे लिख लिए रहना कि भारत के कुल किसान के 75 to 80% किसान क्या है, टोटल किसान के भूमिहीन और सीमांत किसान है। तो भूमिहीन और सीमांत किसान मतलब क्या, जिनके पास या तो भूमि नहीं है, और भूमि है भी तो कितना है, 1 हेक्टेयर तक, मतलब 2.5 एकड़ से ज्यादा भूमि या 2 एकड़ 60 डिसमिल से ज्यादा भूमि उनके पास नहीं है। बात क्लियर हो रहा है। और टोटल भूमि का इनके पास कितना भूमि है, तो 29% भूमि है इनके पास। तो ये किसानों का वर्गीकरण थोड़ा समझ में आया आप लोगों को। आगे बढ़ूं मैं। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे क्या, कृषि टॉपिक के अंतर्गत। और कृषि टॉपिक में मैं बोला हूं आप लोग को पढ़ना क्या है, एक सामान्य बातें, और उसके बाद फसलों का स्वरूप, भू सुधार कानून, हरित क्रांति, पीडीएस, एमएसपी, कृषि ऋण, अन्य बातें। तो मैं अभी जो बात किया सामान्य बातें के तहत ही मैं बोला कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, और साथ में क्या हमारा किसानों का वर्गीकरण, वो मैं उसके तहत कर दिया। चलो, तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था क्यों बोला जाता है, दबाव से ग्रसित क्षेत्र क्यों है कृषि, और साथ में हमारा क्या, किसानों का वर्गीकरण, इसकी बात हम लोगों ने की अभी, है ना। चलिए, अब बात आता है भारत में फसलों का स्वरूप। फसलों का स्वरूप, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कृषि को लेकर, है ना। किसान हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को ये सब पता होता है। शहरी क्षेत्र के बच्चों लोग को ये सब पता नहीं होता। तो फसलों का स्वरूप देखा जाए तो भारत में मुख्यतः अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है। मुख्यतः कितने प्रकार के, 3 प्रकार का स्वरूप पाया जाता है फसलों का।
और ये 3 प्रकार में कौन कौन से आ जाते हैं? एक आपका आता है क्या? खरीफ फसल। दूसरा आता है क्या आपका? रबी फसल। और तीसरा आपका क्या आता है? जायद फसल। इन्हीं फसलों में से ऐसे फसल जिनको किसान सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से करते हैं, इन्हीं फसलों में से ऐसे फसल है ना, ऐसे उत्पादन जिनको किसान सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से करते हैं, उन्हें नकदी फसल बोल दिया जाता है या वाणिज्यिक फसल बोल दिया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है ना? क्या बोल रहा हूँ, इन्हीं तीनों के अंतर्गत ही जो क्या हो रहा है, किसान किसके लिए बोल रहे हैं? सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से उसका उत्पादन कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो ऐसे फसल को क्या बोल दिया जाता है? नकदी या वाणिज्यिक फसल। तो वो भी एक आपका बोल सकते हो, एक होता है कि वाणिज्यिक फसल क्या होता है करके। चलिए अब इनकी थोड़ा बात करते हैं। बात आता है खरीफ फसल की। तो भारत में खरीफ फसल किनको बोला जाता है? तो बोला जाता है ऐसे फसल जिनकी बुआई और दूसरा क्या है इसकी? कटाई। तो भारत में ऐसे फसल जिनकी बुआई आप बोल सकते हो क्या? जून जुलाई में होती है। जून जुलाई में, जून जुलाई में बुआई होती है और नवंबर दिसंबर में इनकी क्या होती है? कटाई होती है। इन्हीं फसल को क्या बोला जाता है? खरीफ फसल बोला जाता है। इन फसल को बुआई के समय, बुआई के दौरान इन फसलों को उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। कभी ऐसा भी क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो फसल होते हैं इनको क्या चाहिए रहता है? उच्च तापमान चाहिए रहता है और साथ में क्या चाहिए रहता है? आर्द्रता भी अधिक चाहिए रहती है। तो आप देख लो, ये गर्मी का समय है हमारा, जून जिस समय क्या होता है, सबसे तेज गर्मी पड़ती है भारत में। अगर देखा जाए मध्यवर्ती क्षेत्रों में तो सबसे तेज गर्मी कब पड़ती है भाई? जून में ही पड़ती है। मई तो नाम का है, सबसे ज्यादा कैसे आता है? जून में आता है। मैं समझा चुका हूं आपको जियोग्राफी में सब क्यों होता है। तो ये जो जून जुलाई वाला जो समय होता है, उस दौरान इसकी क्या की जाती है? बुवाई की जाती है। और इसको उस दौरान चाहिए क्या होता है? उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता बुवाई के समय इन फसलों को चाहिए। और इन्हीं फसलों को कटाई के दौरान इनको पकने के लिए कम तापमान और शुष्क वातावरण, क्या चाहिए? शुष्क वातावरण। तो आप देख लो जी, खरीफ फसल का जो समय होता है कटाई का, तो ये क्या होता है? नवंबर दिसंबर ठंडी का समय होता है, जब क्या होता है? तापमान कम होता है और वायु में क्या रहती है? शुष्कता रहती है ना? ये बात अलग है कि कभी कभी बारिश वगैरह हो गया, चक्रवात वगैरह आ गया, तो हल्का सा शुष्कता में कमी आ जाती है, तापमान में और कमी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर बात किया जाए खरीफ फसल की, तो इनका टाइम याद रखिएगा, जून से जुलाई के दौरान बोई जाने वाली फसल होती है, जिनकी कटाई कब की जाती है? नवंबर और दिसंबर में की जाती है। और साथ में बुआई के दौरान इन फसलों को क्या चाहिए? उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। और साथ में पकने के लिए अगर बात किया जाए तो उस समय क्या? कम तापमान और शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। अब इस फसल में आता क्या क्या है, इतना समझ में आया? इस फसल के अंतर्गत यहां मैं लिख देता हूं धान, तिलहन, कपास, सोयाबीन इत्यादि फसलें को खरीफ फसल के अंतर्गत माना जाता है ना जी? मूंगफली भी इसी में आती है। तो मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना? यहाँ मूंगफली, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है? इससे ना कई बार इस लोग से ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है। ऐसा क्वेश्चन ना ये भी फंसाता है, किस फसल को बुवाई के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है निम्न में से? तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट माइंड में रखना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फसलों के स्वरूप में पहला खरीफ फसल,
खरीफ फसल के अंतर्गत में क्या बोला, बुवाई जून जुलाई, कटाई नवंबर दिसंबर में। बुवाई के दौरान इनको उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। पकने के लिए इनको क्या चाहिए, कम तापमान और शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर बात किया जाए तो कौन कौन सी फसल आती है, तो धान आता है, तिलहन आता है, कपास आता है, सोयाबीन आता है, मूंगफली आता है, इत्यादि जो फसलें हैं ये खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। बात क्लियर हुआ, आगे बढ़ू मैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए, अब दूसरा आता है आपका क्या, रबी फसल। तो रबी फसल में सेम बात आ रही है कि इसकी बुवाई का जो वक्त होता है ना, और इसका कटाई का वक्त। तो क्या बोला जा रहा है, इसका जो बुवाई का समय होता है, कहीं पर आपको ना नवंबर दिसंबर मिलेगा, कहीं पर दिसंबर जनवरी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। ऐसे ना एग्जैक्ट ईयर नहीं पूछेगा, नहीं कि कब बुवाई होता है समय में, और पूछेगा तो समय ऐसा देगा कि कंफर्म हो जाओ। अगर ये दिया है तो अगर इसका दिसंबर लिखा होगा तो अदर ऑप्शन में जुलाई लिखा रहेगा, कहीं मार्च लिखा रहेगा, कहीं अगस्त लिखा रहेगा, ऐसा टाइप से ऑप्शन रहेगा। मतलब आप क्लियर हो जाओ ऐसा टाइप से। दलहन शायद नहीं आता है इसमें, दलहन नहीं है, रबी फसल है। ठीक है, नहीं आता हो, याद रखिएगा। चलिए, बात करते हैं हम लोग बुवाई का समय। इसका जो बुवाई का समय सामान्यतः माना जाता है दिसंबर जनवरी। कब, दिसंबर जनवरी। ठीक, और कटाई का समय क्या माना जाता है, तो कटाई का समय आपका माना जाता है क्या, अप्रैल मई। अप्रैल मई में इसकी कटाई होती है। अब देखो, दिसंबर और जनवरी में क्या हो रहा है इसका, चना, मूंग, उड़द, ये सब रबी फसल में आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप दलहन फसल को आप नहीं बोल सकते। राहर को चलो बात बोते होंगे, लेकिन दलहन जो फसल है आपका, दलहन तिलहन है ना, दलहन को लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। लेकिन चना हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, ये सभी किसमें आते हैं, रबी में आते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो दिसंबर और जनवरी में इसकी क्या मैं बोल रही हूँ, बुवाई होती है। तो इस दौरान क्या होता है, तो इनको बुवाई के समय फिर से वही बात क्या चाहिए, तो बुवाई के समय कम तापमान की आवश्यकता होती है। कम तापमान एवं शुष्क वातावरण। शुष्क वातावरण, राहर को उसमें डाल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल राहर को डाल सकते हो। ठीक है जी, काहे कि राहर तो होता है ना उसी दौरान, ठंड में ही तो राहर खाया जाता है ना, ठंड में खाते हैं। चलिए, साथ में क्या बोल रहा हूं, अप्रैल मई के समय क्या होता है, तो बुआई के समय इनको कम तापमान एवं शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। लेकिन पकने के दौरान अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान की आवश्यकता, ठीक है, अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा इसको, थोड़ा सा याद क्या रखना, अगर आपको बस ये थोड़ा सा समय अगर क्लियर है तो समय से आप इसको क्लिक कर ले जाओगे कि हाँ भाई, कौन से फसल को अधिक तापमान चाहिए पकने के लिए, और कौन से फसल को क्या चाहिए, बुवाई के समय अधिक तापमान चाहिए। तो इससे क्लियर हो जाएगा क्या, समय से। रबी और खरीफ का आप समय याद रखो, इससे हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो याद रखिएगा, इसके अंतर्गत अगर फसल की बात की जाए है ना, तो इसमें आपका आ जाएगा क्या, गेहूं, चना, मसूर, आलू, है ना, सूरजमुखी इत्यादि फसल करके गेहूं, चना, मसूर, आलू, अलसी, मटर,
सरसों भी इसी में, मटर, सरसों इत्यादि करके लिख लेना आप लोग। तो याद रखिएगा इस फसल के अंतर्गत क्या क्या रहे, गेहूं, चना, मसूर, आलू, सूरजमुखी, मटर, सरसों करके। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फसल है। क्लियर हुआ? तो ये आपका कौन सा हो गया, रबी फसल, जिसके अंतर्गत मैं क्या बोल रहा हूँ, बुआई के लिए दिसंबर जनवरी, और बुआई के दौरान इसको किस वातावरण की आवश्यकता होती है, तो कम तापमान एवं शुष्क वातावरण की आवश्यकता, जबकि पकने के दौरान इसको किसकी आवश्यकता होती है, अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। समय इसका क्या होता है, तो दिसंबर जनवरी के दौरान ये भारत में, या बोला जा सकता है कि क्या मध्य भारत, उत्तर भारत में बोया जाता है और कटाई अप्रैल मई में की जाती है। अंतर्गत आता क्या है, तो गेहूं, चना, मसूर, आलू, मटर, सरसों, सूरजमुखी इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ू। नेक्स्ट आपका एक क्या हो गया, जायद फसल। तो जायद फसल के बारे में क्या बोला जाता है कि भाई याद रखिएगा, ऐसे फसल है ना जो एकदम तेज गर्मी बर्दाश्त कर, अधिक तापमान को जिनमें बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, ऐसे फसलों को जायद फसल बोला जाता है ना। याद रखिएगा, ऐसे फसल जिनमें जिनमें अत्यधिक अत्यधिक गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, गर्मी सहन करने की क्षमता होती है, सहन करने की क्षमता होती है। ठीक, अगर इसकी बुवाई की बात करें तो ये आपको जनवरी फरवरी में इसको बोया जाता है, और ये आपको पकने का समय इसका है, कटाई नहीं, पकने का समय इसका जो है ये आपका अप्रैल मई में पक जाता है। आता क्या है, तो आप जो खाते पीते हो वही सब इसके अंतर्गत आता है, जैसे कि ककड़ी, तरबूज, ये सभी जो फल है ये किसके अंतर्गत माने जाते हैं, जायद फसल के अंतर्गत माना जाता है। तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे फसल जिनमें अत्यधिक गर्मी सहन करने की क्षमता होती है ना। और बाकी जो भी आप खाते हो, चाहे वो तरबूज हो, चाहे कैलेंडर हो, या फिर ककड़ी खीरा हो, गर्मी के समय में, है ना, वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए बॉडी का, वो सभी के कौन से फसल है, जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। चलिए, एक होता है आपका क्या, वाणिज्यिक फसल। तो वाणिज्यिक फसल में आप, उसी को मैं बोल रहा हूं वाणिज्यिक या फिर नगदी फसल। वाणिज्यिक या फिर क्या, नगदी। तो फिर से मैं बोल रहा हूं क्या, ऐसे फसल ऐसे फसल जिनका उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा किया जाता है, के उद्देश्य से किसानों के द्वारा किया जाता है, इसको क्या बोल देते हैं, वाणिज्यिक या नकदी फसल। जैसे कि आपका इसमें गन्ना आ जाएगा, आपका इसमें कपास आ जाएगा, आपका इसमें सरसों आ जाएगा, सूरजमुखी आपका आ जाएगा। ठीक है, इत्यादि करके मैं लिख दिया, और भी आएंगे। जिनको किसान व्यापार के उद्देश्य से क्या करते हैं, उगाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, वाणिज्यिक फसल। तो क्या क्या आ रहा है, मैं क्या बोला, वाणिज्यिक या नकदी फसल, ऐसे फसल जिनका उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा किया जाता है, उन्हें वाणिज्यिक फसल कहा जाता है, जिसके अंतर्गत गन्ना, कपास, सरसों, है ना, बाकी और जितना भी आप कृषि में जानते हो जो व्यापार के उद्देश्य से होता है। तो फसलों के स्वरूप के अंतर्गत मैं क्या बताया, खरीफ, रबी और जायद फसल। और इसके अलावा एक मैं क्या बोल दिया आपको, वाणिज्यिक फसल। खरीफ फसल के बारे में क्या बोला जा रहा हूँ, जिनकी बुवाई जून जुलाई में होती है, कटाई कहाँ होती है, नवंबर दिसंबर के दौरान होती है। बुवाई के दौरान इनको
उच्च तापमान एवं अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है और पकने के दौरान इनको कम तापमान और शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। धान, तिलहन, कपास, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि इसकी क्या है, मुख्य फसल है। अगर बात करें रबी फसल की, तो इसकी बात क्या बोल रहा हूं मैं, बुवाई होती है दिसंबर जनवरी में, कटाई अप्रैल से मई के मध्य होती है। बुवाई के समय इनको कम तापमान एवं शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, जबकि पकने के दौरान इनको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत गेहूं, चना, मसूर, आलू, मटर, सरसों, सूरजमुखी इत्यादि आते हैं। अगर बात करें जायद, तो क्या बोला जा रहा है, अत्यधिक गर्मी सहन करने की क्षमता होती है जिन फसलों में, उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। इसकी बुवाई जनवरी फरवरी में होती है और पकने का समय क्या होता है, अप्रैल और मई के मध्य। ककड़ी, खीरा, तरबूज इत्यादि क्या है, इस फसल के उदाहरण है। और ऐसे फसल जिनका उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा किया जाता है, उनको नगदी या वाणिज्यिक फसलों की श्रेणी में रखा जाता है, जिसके अंतर्गत गन्ना, कपास, सरसों, सूरजमुखी इत्यादि आते हैं। बात क्लियर हुआ आपको, इतना समझ में आया? कृषि किस सूची का विषय है? कृषि सर्च करना इसको, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, होमवर्क है, बता नहीं रहा हूं मैं। कृषि किस सूची का विषय है? संघ सूची का है, राज्य सूची का है, या समवर्ती सूची का है? चलिए बात किया जाए भू सुधार कानून की, तो देखो हमारे देश में हो क्या रहा था, अगर थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि की बात किया जाए, तो हमारे देश में क्या हो रहा था, पृष्ठभूमि के दौर पे बात करें तो हमारे देश में क्या था, जब हमारा स्वतंत्रता के पूर्व अगर बात करें, तो हमारे देश में भूमि से संबंधित मुख्यतः 3 व्यवस्था चल रही थी। ठीक है, 3 व्यवस्थाएं औपनिवेशिक काल में या स्वतंत्रता के पूर्व हमारे देश में, मैं क्या बोल रहा हूं, स्वतंत्रता से पूर्व, तो स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में जो भूमि से संबंधित व्यवस्था थी, वो मुख्यतः 3 व्यवस्था थी, जिसको क्या क्या बोला जाता था, रैयतवाड़ी, राधयता, है ना, या रैयत ही लिखा रहता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। एक को बोला जाता था क्या, महलवाड़ी व्यवस्था, और दूसरे को बोला जाता था क्या, जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त। जमींदारी व्यवस्था, या इसी को हम क्या बोल देते थे, स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इनके व्यवस्था के कारण क्या होता था, किसानों का शोषण बहुत होता था, और खासकर ये जो जमींदारी व्यवस्था थी, इससे तो बहुत ज्यादा शोषण होता था किसानों का। आधुनिक भारत का इतिहास से पढ़ेंगे डिटेल में इन सबको कि कब क्या है कैसा है। रैयत किसान को बोला जाता है, मुख्यतः साउथ वाले एरिया में था। जैसे आप टीपू सुल्तान हैदर अली का नाम अगर आपने सुना होगा, तो हैदर अली ने क्या किया था, प्रत्यक्ष रूप से मध्यस्थों को हटाकर रैयत व्यवस्था लागू की थी। इसमें इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास वाले एरिया में था। महलवाड़ी व्यवस्था मीन्स पंजाब वाले इलाके में था। और ये हमारा जो मध्य और पूर्व वाला एरिया है, बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, ये पूरा एरिया जमींदारी व्यवस्था का था। तो बात करेंगे, तो इनके वजह से क्या होता था, किसानों का क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। ठीक है, और चूंकि भारत क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, तो स्वतंत्रता के बाद सरकार ने पहला ही काम क्या किया कि हमको क्या करना है, भू सुधार कानून लाना है, भूमि में सुधार करना है, ताकि किसानों का कम से कम शोषण हो सके। एक ऐसा कानून बनाना है जिसके अंतर्गत भूमि का क्या हो, सुधार हो, कृषि व्यवस्था अच्छे से संचालित हो, किसानों का कम से कम शोषण हो, और सरकार को भी क्या हो, कोई प्रॉब्लम मत हो। इसके लिए यह कानून लाया गया। अब इस कानून में कुछ प्रावधान किया गया, आप इसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज में याद रख सकते हो तो रखना, वन एग्जाम में काम का नहीं है वैसे। तो प्रावधान क्या किया गया, तो इसके तहत प्रावधान थी क्या, तो बोला गया मध्यस्थों की समाप्ति। क्या किया गया, मध्यस्थों की समाप्ति, है ना। बहुत थे पहले मध्यस्थ, मालगुजार जिनको बोला जाता था, किसान और सरकार के बीच क्या होते थे, मध्यस्थ होते थे, जो क्या करते थे, राजस्व एकत्र करते थे, किसानों का शोषण करते थे, किसानों का शोषण करके राजस्व एकत्र करते थे, उस राजस्व को किसको देते थे, गवर्नमेंट को देते थे। औपनिवेशिक काल में ये व्यवस्था चलती थी, उसी को जमींदारी व्यवस्था बोला गया था। तो क्या किया गया, मध्यस्थों की समाप्ति का प्रावधान इसके तहत किया गया। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसको ऐसा लिख देता हूं,
ताकि आप लोग को एक चार्ट में याद रहे। भूमि की क्या की गई, हथबंदी की गई। समझाऊंगा भी क्या होता है। क्या की गई, हथबंदी की गई। साथ में क्या किया गया, भूमि का चकबंदी किया गया। क्या किया गया, चकबंदी, है ना। भूमि कर में भूमि कर को कम किया गया, कम करने का प्रावधान किया गया। साथ में क्या किया गया, भूमिदान का प्रावधान किया गया, जिसको आप जानते हो। इस भूमिदान को विनोबा भावे ने क्या किया था, एक आंदोलन के रूप में चलाया। भूमिदान का प्रावधान किया गया, ठीक है। इसके साथ क्या किया गया, तो बोला गया कि भाई ये जो भू सुधार कानून है, इस भू सुधार कानून को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भू सुधार कानून को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। क्या जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची, है ना। इसी के अंतर्गत था, भू सुधार कानून के अंतर्गत 9वीं अनुसूची ऐड की गई। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये ना आपका वनडे एग्जाम के काम का नहीं है, ये खासकर ये भू सुधार वाला, ये आपका काम और सिर्फ कभी ना कभी मेंस में ही आएगा, वनडे एग्जाम में काम का नहीं है। तो 9वीं अनुसूची का क्या किया गया, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। तो देखो, यही आपका भू सुधार कानून और कुछ नहीं। क्या किया गया, इसी को आपको सेंटेंस में बताना है। क्या पहला पॉइंट की क्या, इस कानून के तहत निम्नलिखित कार्य किए गए। तो क्या किए गए, मध्यस्थों की समाप्ति की गई। मतलब सरकार और किसानों के बीच जो भी व्यक्ति थे, जो मध्यस्थ कहलाते थे, उनको समाप्त करके सरकार ने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया। ठीक, इस पॉइंट की बात हो रही है। दूसरा क्या, हथबंदी और चकबंदी की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। भूमि कर को क्या किया गया, कम किया गया। तो सरकार जो भूमि कर लेती थी, जो राजस्व लेती थी, जो इस समय बहुत ज्यादा था, उसको क्या किया गया, इस भू सुधार आंदोलन के तहत कम किया गया, बहुत कम किया गया, ताकि किसानों को बर्डन ना होकर के, बोझ मत होकर के। तीसरा काम क्या किया गया, भूमि दान का प्रावधान किया गया। मतलब क्या किया गया था, हथबंदी के तहत भूमि रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। हथबंदी मतलब क्या, हाथ को बांध देना, ऐसा हथबंदी, है ना। इसको थोड़ा इस सेंस में समझो कि मैं क्या बोल रहा हूं इसके अंतर्गत, कि भूमि रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई। बोल दिया गया कि इस सीमा से ज्यादा भूमि किसी व्यक्ति के पास नहीं होगा। तो उस दौरान क्या हुआ, जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि हुआ करती थी, उन्होंने क्या किया, भूमि को दूसरे दूसरे के नाम में ट्रांसफर करना चालू कर दिया था, अपने रिश्तेदारों नातों के। क्या कि गवर्नमेंट बोल देती थी कि भाई इस लिमिट से ज्यादा भूमि किसी एक व्यक्ति के नाम पे हो ही नहीं सकती, कोई नहीं रखेगा करके। आपके पास अधिक था, तो यही चीज था हथबंदी। कम सीमा किसी व्यक्ति के संदर्भ में क्या करना, निर्धारित करना, ये काम किया गया इस कानून के अंतर्गत। तो लोगों ने क्या किया, सरकार ने प्रावधान किया कि क्या अधिकतम सीमा इससे ज्यादा नहीं होगा, और जिनके पास है वो क्या करो, भूमि दान दो करके। तो उसी भूमि दान को क्या किया गया, भूमि दान का प्रावधान किया गया, और इसको विनोबा भावे के द्वारा क्या किया गया, एक व्यापक जन आंदोलन के तौर पे चलाया गया। भारत में अच्छा खासा चला, ठीक है। भूदान आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा, विनोबा भावे का नाम बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। को बढ़ाया, चकबंदी मीन्स, जोतो मीन्स क्या, जो खेतों की, भारत की कृषि की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ जोतों का आकार क्या है, छोटा होता है। जोतों का आकार मतलब एक रकबा जो होता है खेत का, एक खेत जैसे आप ले लो, उसका साइज देखोगे तो छोटा छोटा, बहुत छोटे छोटे भूखंड है। तो उस जोतों के आकार को क्या करना, एक जगह किसी इंसान का क्या है, किसी इंसान का अलग अलग जगह खेत वगैरह था, तो उसको क्या बोला गया, आप एक जगह खेत ले लो, और उसको एक, आप एक किसान के लिए एक चक बनाया गया। उसी को बोला गया क्या, कि चकबंदी करना, ताकि क्या हो, जोतों के आकार में वृद्धि हो सके। इसलिए क्या किया गया, चकबंदी का प्रावधान किया गया। तो ये दोनों में घबराना मत कि है क्या करके, एकदम ना नॉर्मल सा चीज है, कुछ नहीं। हथबंदी मीन्स क्या, अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई किसी व्यक्ति के संदर्भ में। चकबंदी क्या, जोतों के आकार को बढ़ाने के लिए किसानों को एक ही जगह क्या दी गई, भूमि दी गई, ठीक है। या किसानों को एक ही जगह भूमि प्रदान की गई, उनका एक चक बनाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, जोतों के आकार में वृद्धि करना। और जोतों का आकार मीन्स क्या, तो खेत का आकार, ठीक है, और कुछ नहीं। खेत के आकार में क्या करना, वृद्धि करना। तो मैं क्या बोला, इसके तहत क्या किया गया,
मध्यस्थों की समाप्ति की गई। सरकार ने क्या किया, किसान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया। दूसरी बात क्या बोल रहा हूं, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिकतम भूमि सीमा का क्या किया गया, निर्धारण किया गया, है ना। व्यक्ति के लिए या प्रत्येक व्यक्ति के लिए बोलो, प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में अधिकतम भूमि सीमा का निर्धारण किया गया हकबंदी के तहत। और यह प्रावधान किया गया कि अधिक भूमि को क्या किया जाए, दान में दिया जाए करके। उसके बाद क्या, चकबंदी। तो चकबंदी के तहत क्या किया गया, व्यक्तियों को या किसानों को एक ही स्थान पर क्या किया गया, उनकी जमीन प्रोवाइड कराया गया, प्रदान किया गया, जिनका उद्देश्य क्या था, जोतों के आकार में क्या करना, वृद्धि करना। भूमि दान का प्रावधान भी इस कानून के तहत किया गया, जिसको विनोबा भावे ने क्या किया, एक आंदोलन के तौर पे चलाया, भूदान आंदोलन के तौर पे। भू सुधार कानून को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या की गई, 9वीं अनुसूची एक्ट किया गया, है ना। और मैं आपको बताया हूं 9वीं अनुसूची का पहले क्या नहीं होता था, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। आगे चल के गवर्नमेंट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि नहीं भाई ये क्या है, आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, इसलिए भाई जुडिशियल रिव्यू तो सबका होगा। लेकिन स्टार्टिंग में इस अनुसूची को उसी उद्देश्य से जोड़ा गया था, और एक समय तक इसमें जो भी जोड़ दिया जाता था उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था, ठीक है। और इसके तहत क्या किया गया, तो इसी कानून के तहत क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन के तहत, अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया था, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर क्या किया गया, उसको कानूनी अधिकार बनाया गया। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। इसी कानून के तहत ये पूरा प्रावधान था, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। बात क्लियर हो रहा है, मौलिक अधिकार को क्या किया गया, समाप्त किया गया। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, वनडे एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा ये सब चीज, ठीक है। कभी भूमि सुधार से क्वेश्चन वगैरह नहीं बनता, भू सुधार कानून पे टिप्पणी करिए या बताइए करके कभी नहीं आएगा। केवल और केवल ये मेंस के एग्जाम के लिए है ये वाला टॉपिक, सिर्फ ये टॉपिक ना, बाकी नहीं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना जिनको वनडे एग्जाम में उसे कहीं ना कहीं से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, ऐसा टाइप का। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, भू सुधार कानून। तो मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर आगे चलते हैं। भू सुधार कानून में क्या बोला, स्वतंत्रता के बाद सरकार ने भू सुधार कानून को बनाने के उद्देश्य से, है ना, क्या किया, भू सुधार कानून सरकार लेकर आई, है ना। अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में जो भूमि से संबंधित महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी व्यवस्था थी, इससे क्या हो रहा था, किसानों का शोषण अधिक हो रहा था। क्यों, क्योंकि कर की दर बहुत थी, और सबसे अधिक शोषण किससे हो रहा था, जमींदारी व्यवस्था से था। इसलिए सरकार जैसे ही स्वतंत्र हुई, एक नई सरकार का गठन हुआ, सरकार ने क्या किया, भू सुधार कानून लेकर आई, जिसके तहत निम्नलिखित प्रावधान था। तो पहला प्रावधान क्या था, तो सरकार क्या की, सरकार ने क्या की, किसानों और सरकार के मध्य जो मध्यस्थ होते थे उनको समाप्त कर दिया, और सरकार ने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया, है ना। किसानों के लिए अधिकतम भूमि का निर्धारण कर दिया गया, जिसे क्या बोला गया, हथ से अधिक भूमि जिसके पास है वो क्या, दान से किसानों को एक ही जगह क्या किया गया, भूमि प्रदान किया गया, और उसकी चकबंदी की गई। तो इसी को क्या बोला गया, चकबंदी किया गया। इस कानून के तहत यह भी प्रावधान किया गया कि क्या, भूमि को क्या करो, दान दो करके। और इस भूमि के दान का जो प्रावधान था, इसको विनोबा भावे ने क्या किया, एक आंदोलन के तौर पर, व्यापक जन आंदोलन के तौर पर इसको क्या किया, चलाया, भूदान आंदोलन करके। इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, इस भू सुधार कानून को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या की गई, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, ताकि इस कानून का क्या हो सके, न्यायिक पुनर्विलोकन ना हो सके। एक और प्रावधान क्या, इसी कानून के तहत 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। बात इतना क्लियर हुआ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा हरित क्रांति की। आगे बढ़े जी, है ना। हरित क्रांति ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वल प्री मेंस वनडे सब एग्जाम के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्रांति। चलिए इस टॉपिक को समझिए, क्या होता है हरित क्रांति। देखो, हरित क्रांति क्या होता है, उससे देखो
ऐसा इसमें देश में इसकी बात अन्य जिसके अंतर्गत हरित क्रांति है ना, और हरित क्रांति के अंतर्गत अब आ गया, अटका था शायद, हमको भी लगा। अब ठीक है। अटका था शायद, अटकने के लिए। हाँ चलिए ठीक है। तो अपने को पढ़ना क्या है, हरित क्रांति, और हरित क्रांति के अंतर्गत क्या देखना है, पृष्ठभूमि क्या है, अन्य क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति ये क्या है, इन सब की बात करेंगे। देखो पृष्ठभूमि की अगर बात किया जाए तो 1960 का दशक था, ये हमारे देश के लिए क्या था, बहुत बुरा दशक था 1960 का दशक। क्यों? क्यों 1960 के दशक में क्या हुआ, एक तरफ तो हमारा क्या हुआ, भारत चाइना युद्ध हुआ। क्या हुआ, भारत चाइना वार हुआ 1962 में। दूसरी तरफ हमारा क्या हुआ, भारत पाक युद्ध भी हुआ 1965 में। और इसी दौरान हमारा देश क्या था, खाद्य में आत्मनिर्भर नहीं था, भूखमरी कुछ हद तक हमारे देश में था। तो हम क्या कर, मतलब भूखमरी तो नहीं थी लेकिन आत्मनिर्भर नहीं हुए थे खाद्य उत्पादन में। तो हमारे देश को जो अनाज की आपूर्ति होती थी वो दूसरे देश से होती थी। तो वो होती थी उस समय क्या, अमेरिका से हम क्या कर रहे थे, गेहूं का आयात कर रहे थे, वो भी बड़ा खराब क्वालिटी का, लेकिन मरता क्या न करता वाला सिद्धांत था। अमेरिका से हम लोग क्या कर रहे थे, गेहूं का निर्यात कर रहे थे, आयात कर रहे थे, सॉरी, गेहूं क्या करते थे, आयात करते थे। तो एक तो खराब क्वालिटी का गेहूं था, ऊपर से क्या हो गया, भारत चाइना पाक का युद्ध हुआ। भारत का मतलब चाइना के साथ भी युद्ध हुआ, पाक के साथ भी युद्ध हुआ। और इसी बीच अमेरिका ने क्या कर दिया, गेहूं देने से भी मना कर दिया कि अब हम भारत को गेहूं नहीं देंगे। ऐसा था ना, देखो आज हमारा अमेरिका मित्र है लेकिन ऐसा नहीं है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा जो संबंध था मजबूत वो रूस के साथ था, है ना। और ऐसा नहीं है कि हमेशा रूस के साथ रहा है, ऐसा भी समय आया कि हम अमेरिका के करीबी हुए। मतलब भारत ना, मैं बोला हूं ना, नाम एक गुट निरपेक्ष करके बना था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट करके। तो भारत ना ना पूंजीवादी की तरफ था अमेरिका की तरफ, ना समाजवादी यूएसएसआर की तरफ जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था। हाँ, भारत अकेले खड़ा था, नाम का अलाइनमेंट बनाकर इंडोनेशिया वगैरह कुछ देशों के साथ, और जब जरूरत पड़ता था इधर चले जाता था, अमेरिका की तरफ झुक जाता था, और जब जरूरत पड़ता था रूस की तरफ, यूएसएसआर की तरफ। तो ऐसा सिचुएशन भी आया था कि एक दौरान जब अमेरिका ने क्या कर दिया था, अपना युद्धपोत भेज दिया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो अंतरराष्ट्रीय ना राजनीति में थोड़ा सा ना तनाव, मित्र ये सब बना रहता है। जो मित्र नहीं रहता, तो एक समय अमेरिका ने क्या कर दिया था, गेहूं देने से मना, को गेहूं नहीं देंगे। तो इन सभी परिस्थिति में, इतनी परिस्थिति में क्या हुआ, उस समय जो हमारे थे कौन, पीएम, इन परिस्थितियों में जो हमारे पीएम थे वो थे क्या, शास्त्री जी, बहुत सॉलिड के पीएम रहे हैं, है ना। स्टोरी आपने सुना होगा कि इनकी माता को पता ही नहीं था कि मेरा बेटा क्या है, रेल मंत्री है करके नौकरी लगा है बोलते थे अपनी माता जी को, है ना। बहुत अच्छा व्यक्तित्व था इनका, ऐसे व्यक्तित्व के लोग अब शायद ही विरले होते, नहीं आएंगे दुनिया में। चलो, तो इन्होंने क्या किया, इसी समय घोषणा की, पीएम, इन परिस्थितियों में इनके द्वारा घोषणा की गई, एक नारा दिया गया क्या, जय जवान और जय किसान का। और इसी घोषणा के साथ बोला जाता है कि हमारे देश में क्या हुआ है, हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अब ना सबसे कंफ्यूजन पॉइंट ये होता है कि हरित क्रांति की शुरुआत का ईयर किसको माना जाए। तो याद रखिएगा, अगर कभी ईयर पूछा ना, एग्जैक्ट ईयर अगर कभी दिया रहेगा तो ये 1996 होगा। वैसे 1996 टू 1967 माना जाता है हरित क्रांति की शुरुआत का वर्ष, लेकिन हरित क्रांति के लिए अगर बोला जाएगा, एग्जैक्ट अगर एक ईयर लिख दिया तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, 1966, याद रखिएगा, ठीक है, हरित क्रांति के लिए। तो मैं क्या बोला, 1960 के दशक में भारत चाइना युद्ध, भारत पाक युद्ध और अमेरिका के द्वारा गेहूं देने से मना कर दिए जाने के बाद इन परिस्थितियों में क्या किया गया, हमारे देश के तत्कालिक प्रधानमंत्री
शास्त्री जी के द्वारा क्या किया गया, एक नारा दिया गया, एक घोषणा किया गया, जय जवान जय किसान करके। और इसी के साथ उन्होंने क्या बोला, भारत को खाद्य स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की। और इसी के साथ बोला जाता है कि भारत में किसकी शुरुआत हुई, हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अब ये हरित क्रांति की जो शुरुआत थी, तो याद रखिएगा, हरित क्रांति की ये जो शुरुआत थी, इसको वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर इसकी जो शुरुआत की थी उसको माना जाता है अमेरिका में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। नॉर्मन बोरलॉग नाम याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। जबकि अगर भारत में बात किया जाए तो भारत में इसकी शुरुआत मानी जाती है किससे, तो एम.एस. स्वामीनाथन से। एम.एस. स्वामीनाथन, इनका अहम योगदान रहा। अमेरिका के सहयोग से या नॉर्मन बोरलॉग के सहयोग से भारत में एम.एस. स्वामीनाथन ने क्या की, हरित क्रांति को लाया, है ना। अब हरित क्रांति क्या था इसकी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये फैक्ट याद रखो। तो मैं क्या बताया आपको, मैं क्या बोला, पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि बताकर हमने क्या किया कि घोषणा हुआ जय जवान और जय किसान का, और इसी के साथ क्या माना जाता है, हरित क्रांति की शुरुआत होगी। अगर ईयर की बात कर दिया जाएगा तो ईयर को आप याद रखिएगा 1966 टू 1967, एग्जैक्ट पूछेगा तो 1966। इस हरित क्रांति की शुरुआत वैश्विक स्तर पर इसका श्रेय जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में इस नॉर्मन बोरलॉग की सहायता से किसने शुरुआत की, एम.एस. स्वामीनाथन ने इसकी शुरुआत की। अब ये हरित क्रांति है क्या, तो हरित क्रांति का क्या है, तो क्या है बोला जाए तो एक प्रक्रिया है। हरित क्रांति प्रक्रिया थी जिसके तहत कृषि का आधुनिकीकरण करके, कृषि का आधुनिकीकरण करके उत्पादन को बढ़ाना था, जिसका उद्देश्य आप जिसके तहत कृषि का आधुनिकीकरण करके उत्पादन को क्या था, बढ़ाना था। ठीक है जी, उत्पादन को बढ़ाना था। तो इस उत्पादन को बढ़ाना था, तो इसके लिए निम्न क्रियाएं की गई, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई। निम्नलिखित प्रक्रिया, तो क्या क्या प्रक्रिया अपनाया गया हरित क्रांति के अंतर्गत, तो बोला गया कि क्या, उन्नत किस्म के क्या करो, बीज का इस्तेमाल। किसान, अब कृषि में क्या होने लगा, कृषि का मैं यहाँ क्या लिखा हूं, आधुनिकीकरण। अभी तक जो हमारी कृषि थी यही है मेन हरित क्रांति। मतलब पहले क्या होता था, हम क्या करते थे, जो हमारा थोड़ा बहुत गोबर से खाद बनता था, मल मूत्र से पशुओं के जो खाद तैयार होता था, इस खाद का उपयोग करते थे, है ना। हल जोतते थे बैलों के माध्यम से, एक लोलर टाइप का होता था, गोला सा, हम बैठे उससे बचपन में, उससे मिंजते थे, धान की मिसाई होती थी। हाथ से क्या होता था, लुवाई होता था। मतलब पूरा परंपरागत पद्धति से क्या होती थी, हमारी कृषि होती थी भारत की। और इसके वजह से हमारा जो उत्पादन था वो क्या था, बहुत कम था। तो इसी को बोला गया कि परंपरागत कृषि से क्या करना, कृषि का आधुनिकीकरण करना, यही क्या कहलाया, हरित क्रांति कहलाया। और इसका उद्देश्य क्या था, तो सिंपल सी बात, उत्पादन में क्या करना, वृद्धि करना, उत्पादन को बढ़ाना, यही क्या था, हरित क्रांति था। तो इसके तहत कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, तो बोला गया उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल किया गया। मतलब ऐसा बीज इस्तेमाल करो जो क्या हो, अधिक से अधिक पैदावार दे, तो उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल। ठीक है जी, उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा क्या किया गया, ठीक, तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग। साथ में क्या बोला गया, कृषि का मशीनीकरण, कृषि का क्या, मशीनीकरण। साथ में क्या बोला गया, सिंचाई सुविधा का विकास,
सिंचाई सुविधा का विकास। तो मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को कि भाई हरित क्रांति क्या थी, एक प्रक्रिया थी जिसके तहत क्या करना था, कृषि का आधुनिकीकरण करके कृषि उत्पादकता में वृद्धि करनी थी। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाया गया। तो क्या उन्नत किस्म के बीज इस्तेमाल किए जाने लगे, है ना, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा जैविक उर्वरक के स्थान पे, साथ में कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा, है ना, कृषि का मशीनीकरण किया गया, यांत्रिकरण किया गया, ट्रैक्टर वगैरह या दुनिया भर के जो मशीन है उनका इस्तेमाल किया जाने लगा, और साथ में क्या सिंचाई सुविधा का विकास भी इसके अंतर्गत किया गया, और ऑल ओवर इसी को क्या बोला गया, हरित क्रांति बोला गया। ठीक, सभी के साथ ऐसा हो रहा है क्या? ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस तरीके से क्या हुआ, ये हरित क्रांति हुआ। तो इस यह हरित क्रांति से क्या हुआ, भारत में उत्पादन में तो वृद्धि होगी, लेकिन हरित क्रांति क्या हुआ, कुछ ही क्षेत्र में और कुछ ही फसलों में इसको सफलता मिली। कुछ ही क्षेत्र में क्या हुआ, इसका लाभ उठा पाए, क्या कर पाए, हरित क्रांति का लाभ ले पाए। तो याद रखिएगा, अगर क्षेत्र की बात करें, राज्य की बात करें, तो आपका पंजाब था, हरियाणा था, वेस्टर्न यूपी, और साथ में कुछ राज्य थे जिन्होंने क्या किया, हरित क्रांति का भरपूर, ये क्षेत्र सफल हुए। ठीक है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए फसल की, तो सबसे अधिक धान, देन गेहूं, देन तिलहन और मोटा अनाज। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, हरित क्रांति भारत में जो आया, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था कि कृषि का वेस्टर्न यूपी, अच्छा ठीक, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हाँ वही तो बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बताया, हरित क्रांति का जो उद्देश्य था वो क्या था कि उत्पादन में क्या करो, वृद्धि करो, कृषि का क्या करो, आधुनिकीकरण करके। तो इस आधुनिकीकरण करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की जो प्रक्रिया आई, उसी को बोला गया हरित क्रांति। और इस हरित क्रांति के तहत मैं क्या बोल रहा हूँ, उत्पादन में वृद्धि हुआ, लेकिन यह हरित क्रांति पूरे देश में और सभी फसलों में सफल नहीं हुआ। ठीक है, पूरे देश में या सभी क्षेत्रों में या हर फसलों में यह क्या हुआ, सफलता प्राप्त नहीं हुई। कुछ ही राज्य थे जिन्होंने इनका भरपूर लाभ उठाया, और कुछ ही फसलों का उत्पादन में क्या हुआ, बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ। तो उसी को क्या बोला गया, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, जो सबसे अधिक लाभ क्रम में लिख दिया हूँ, क्या, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तमिलनाडु, ये क्रम से वो राज्य है जिन्होंने अधिक लाभ उठाया। दूसरी तरफ मैं क्या बता रहा हूँ, धान, गेहूं, तिलहन और मोटा अनाज, ये भी क्या है, एक क्रम है जिन्होंने इनका क्या उठाया था, लाभ उठाया था। अब बात आता है, ये हरित क्रांति का जब सफलता इन्होंने, ये कुछ कुछ ही राज्यों, लेकिन हुआ ना भारत में, हालांकि सब क्षेत्र में नहीं हुआ, सभी राज्यों में नहीं हुआ, लेकिन भारत में सफल तो हुआ ये। ठीक है, तो इसकी सफलता के बाद फिर अन्य क्षेत्रों में क्या करने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, प्रयास किया गया, जिनको अन्य क्रांति के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अन्य फसलों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऐसी वही आधुनिकीकरण, उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग, ये सभी काम किया गया। तो जैसे बोल दिया जाता है, लाल, काली, पीली, नीली, सुनहरी, रजत। ठीक है, तो लाल, काली, पीली, नीली, सुनहरी, रजत, लाल क्रांति, ये सब क्रांति है। ठीक है, और कुछ छूट रहा है क्या, लाल, काली, पीली, सफेद, है ना, अब ये सब क्रांति क्रांति है, आप लिख लीजिएगा क्रांति क्रांति करके। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो आपका जो क्रांति था, अन्य क्रांति, तो क्या बोला गया, लाल क्रांति मीन्स क्या, मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, मांस के उत्पादन को बढ़ाने
के लिए जो क्रांति की गई, जो बदलाव किया गया है ना, उसको क्या बोला गया? लाल क्रांति के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। वेस्टर्न यूपी, हाँ बोला तो। सबसे पहले कहाँ हो गई है ये चीज हम बात नहीं किए हैं, ये ठीक है, आप लोग इसको देखिएगा। मैं कंफर्म नहीं हूं तो मैं नहीं बोलूंगा राजस्थान में है या नहीं, क्या कि उस दिन किसी ने बोला था कि सर पाकिस्तान में, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है करके, है ना। वैसा हुआ नहीं है, तो मैं फिलहाल उसमें आप लोग देखिएगा, ठीक है। मैं राजस्थान में कहाँ लागू हुआ है ये आप लोग सर्च करिएगा, मैं कंफर्म नहीं उसमें बोलूंगा कुछ नहीं। चलिए, काली क्रांति किसके लिए था? तो पेट्रोल उत्पादन के लिए, पेट्रोल उत्पादन के लिए। पीली क्रांति दलहन के लिए। नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए। सब में उत्पादन लिखिएगा, ठीक है, उत्पादन के लिए, ठीक। सुनहरी क्रांति सब्जी और फलों के लिए, सब्जी और फलों के लिए। रजत क्रांति अंडे के लिए, अंडा उत्पादन के लिए। और सफेद क्रांति ये आपका क्या था? दूध उत्पादन के लिए। और इन सभी क्रांतियों को 2000 में एक नाम दे दिया गया, क्या? इंद्रधनुष का नाम दे दिया गया, याद रखिएगा। संयुक्त रूप से इन सभी को क्या बोला गया? इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का नाम दिया गया। संयुक्त रूप से इन सभी को, बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देखो, हरित क्रांति जो था हमारा, ठीक है, हरित क्रांति आया, देश में उत्पादन में वृद्धि हुआ, हालांकि कुछ क्षेत्र में ही सफल हुआ, कुछ फसलों तक ही सीमित रहा। इसके बाद क्या किया गया? अन्य क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जो आपका जो उत्पादन हो रहा है कृषि क्षेत्र में अन्य फसलों के लिए, उसके लिए भी क्या किया गया? प्रयास किए गए। तो उनको अलग अलग नाम दिया गया, जैसे क्या? लाल क्रांति मांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, है ना। पीली क्रांति दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। नीली क्रांति मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। रजत क्रांति अंडे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। दूध उत्पादन को बढ़ावा देना था, उसको क्या बोला गया? सफेद क्रांति बोला गया। इसी तरह फल और सब्जी का उत्पादन बढ़ाना था, तो उसको क्या बोला गया? आपका सुनहरी क्रांति बोला गया। तो इस तरीके से अन्य क्रांति भी है, थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, वैसे अब इंपॉर्टेंट हो सकता है इससे एग्जाम पूछ दे, लेकिन पहले पूछता था बहुत, है ना। आज से 8-10 साल पहले सब बड़ा क्वेश्चन का ये था। और मैं क्या बोला? इन सभी क्रांतियों को संयुक्त रूप से 2000 में इंद्रधनुष का नाम दे दिया गया, याद रखिएगा। बात क्लियर हुआ? द्वितीय हरित क्रांति, है ना, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपका उत्पादन को सुरक्षित करने के लिए। उत्पादन को क्या करना? सुरक्षित रखना, यह उसका उद्देश्य था द्वितीय हरित क्रांति का, याद रखिएगा ना। वो एक हरित क्रांति था। और एक और क्रांति जब देश में, मतलब क्या हुआ? देखो, हमारे देश में ना एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था कि उत्पादन तो हो रहा है बहुत, लेकिन ना नष्ट ज्यादा हो जा रहा है। फल सब्जियां या अन्य जो कृषि उपज है इनका, है ना, उनका क्या बोल रहे हैं? हाँ नहीं हुआ है, ठीक है, ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ है अभी पाकिस्तान। तो उत्पादन तो बहुत होता है, लेकिन उनका सही स्टोरेज नहीं होने की वजह से, कोल्ड स्टोरेज नहीं होने की वजह से बहुत मात्रा में हमारी क्या होता है? उत्पादन जो है कृषि फसल, मुख्य रूप से सब्जी या फल वगैरह, ये सब नष्ट हो जाती है ना। या अन्य जो कृषि उत्पादन बोलो, कृषि उपज बोलो, वो सभी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो ये भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से क्या किया गया? कुछ कदम उठाए गए, जिसको क्या बोला गया? द्वितीय हरित क्रांति के नाम से जाना जाए। क्या था? तो उत्पादन को सुरक्षित रखना। कृषि उपज को या कृषि उपज को लिखो, उत्पादन ऐसे मत लिखो, वर्ड यहाँ पर कृषि उपज लिखो। कृषि उपज को क्या करना? सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य था, याद रखिएगा। इसकी घोषणा
घोषणा पीएम मनमोहन सिंह ने की थी। मनमोहन सिंह ने क्या की थी, इसकी घोषणा की थी। उद्देश्य क्या था, उपज को सुरक्षित रखना। और थोड़ा सा अगर तुलना किया जाए प्रथम हरित क्रांति से, अगर तुलना किया जाए उत्पादन को लेकर, अगर मैं यहाँ पर क्या बोलूं, तुलना करो, और ये तुलना किसको लेकर, उत्पादन को लेकर, तो प्रथम हरित क्रांति में क्या किया गया था, उत्पादन के लिए उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल किया गया था। उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल किया गया था। तो दूसरी तरफ इस हरित क्रांति में, द्वितीय हरित क्रांति में, है ना, इस हरित क्रांति में क्या किया गया, बीज के जीन में बदलाव किया गया। बीज के किसके, जीन में बदलाव किया गया, याद रखिएगा, जीन में बदलाव किया गया, इसलिए इसे जीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है सेकंड रिवॉल्यूशन को। इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ठीक है, जैसे हमने वहां बोला है ना कि उसके लिए 66 है करके, ऐसा करके। तो मैं क्या बोला, द्वितीय हरित क्रांति, तो ये क्या है, पीएम मनमोहन सिंह के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, है ना, कि इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय हरित क्रांति के तहत क्या किया जाएगा, सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएंगे करके। उद्देश्य क्या था, कृषि उपज को क्या करना, सुरक्षित रखना, ठीक है। और उत्पादन की अगर तुलना करें तो इस हरित क्रांति में उत्पादन के लिए क्या किया गया, उनके जीन में बदलाव किया गया। जबकि प्रथम ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा था, उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अब क्या किया गया, बीज के जीन में बदलाव करो। तो बीज के जीन में बदलाव करके उत्पादन को इसमें भी बढ़ाने का प्रयास किया गया था, लेकिन मूल उद्देश्य क्या था इसका, उपज को सुरक्षित रखना। और चूंकि जीन में बदलाव किया गया, इसलिए इसको जीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर, समझ में आया? तो आज के क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, क्लियर हुआ आप लोग का जी? तो देखो, हम एक एक करके रिपीट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या, कृषि। और कृषि के अंतर्गत सबसे पहले मैं बात किया सामान्य बातें कि भारत को क्यों कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बोली जाती है, ठीक। तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ, कृषि प्रधान सबसे अधिक भूमि है, विश्व की कृषि योग्य भूमि सबसे अधिक भारत के पास है। कुल रोजगार में 48% योगदान, कृषि जीडीपी में 17% योगदान, है ना। और जो स्वतंत्रता के समय क्या था, ये 17% क्या था, जीडीपी का 69.9 या लगभग 70%, और ये कितना था, 75%। भारत के उद्योगों का आधार है, क्यों, क्योंकि उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है, भारत के लोगों की खाद्य जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। इस सभी कारणों की वजह से क्या बोला जाता है, भारत को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बोला जाता है, ठीक है। और मैं बताया आपको कि स्वतंत्रता के समय जीडीपी में योगदान कितना था, 70% था, लेकिन अभी जो योगदान है हमारा वो लगभग 17% है। और उस समय जो हमारे इसके ऊपर निर्भर लोग थे वो कितने थे, 75%। वर्तमान में निर्भर लोग हैं 48%। इसलिए यह कृषि क्या है, ग्रसित है, दबाव से बात किया क्या, किसानों का वर्गीकरण मैं बोला, भूमिहीन किसान, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े किसान। जिनके पास कुछ भी भूमि नहीं है, भूमिहीन 1 हेक्टेयर तक भूमि है, सीमांत 1 से 2 हेक्टेयर तक है, लघु किसान 2 से 4 हेक्टेयर तक है, अर्ध मध्यम किसान 4 से 10 हेक्टेयर तक है, मध्यम किसान, और बड़े किसान क्या, जिनका 10 से हेक्टेयर से अधिक है। टोटल किसानों का लगभग 80% किसान कौन है, भूमिहीन और सीमांत किसान है, जिनके पास कुल कृषि भूमि का 29% भूमि मौजूद है। बात क्लियर हुआ? फसलों का स्वरूप का मैं बताया, खरीफ, रफी, जायद, ठीक है। याद रखिएगा क्या क्या होता है। चलिए खैर, मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ ऐसा, इससे फायदा हो रहा है क्या, बोलने में थकान लग रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अगर टॉपिक वाइज देखें तो हमने कंप्लीट किया हमारा क्या, सामान्य बात, फसलों का स्वरूप, भू सुधार कानून और हरित क्रांति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एमएसपी, कृषि ऋण और अन्य बातें, इनकी बात हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है जी। चलिए, ये होमवर्क है जो आपका, इसको बिल्कुल देखिएगा। ट्राइफेड, नाफेड और एफसीआई दोनों का स्थापना और इनका उद्देश्य, है ना। नोट यहाँ जो आप बना रहे होंगे वहीं पर लिख लेना। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं।
चलिए ठीक है, पढ़िए अच्छे से, है ना।